अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। हियर आई विल प्रेजेंट यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हिच इज जुडिशियल रिव्यू। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं, जिसके अंदर हम उसको बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं, बेसिक आइडिया या कोर कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर देते हैं कि जी ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये इन स्पेसिफिक पॉइंट से डील करेगा, या स्पेसिफिक पॉइंट्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो हम लिखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पावर ऑफ अ कोर्ट टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड डिटरमाइन वेदर दोज एक्शन आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर हायर लॉज। अब जुडिशियल रिव्यू से मुराद है जुडिशरी का रिव्यू करना या फिर देखना, नज़रसानी करना कि जो काम उसे करवाए जा रहे हैं लेजिस्लेटर से या एग्जीक्यूटिव बॉडी से, या वो खुद कर रही है, वो ठीक कर रही है या नहीं कर रही, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं है। तो उन तमाम एक्शंस को वो जो है एग्जामिन करता है कोर्ट, और उस कोर्ट की एग्जामिनेशन पावर को जो है वो जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। देन वो कहता है कि थ्रू जुडिशियल रिव्यू कोर्ट इंश्योर्ड दैट पब्लिक अथॉरिटीज एक्ट विदिन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यानी कि जुडिशियल रिव्यू का बेसिक पर्पस ये है कि जितनी भी उससे नीचे जितनी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जितने लॉज हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं या पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उनको लिमिटेशन प्रोवाइड करना कि वो लिमिट प्रिस्क्राइब कर देता है कोर्ट, जिन लिमिट के अंदर रहकर उसने वो एक्ट जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। और वो पॉइंट्स किस चीज़ से फॉलो करने होते हैं, लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जुडिशरी जो है वो कह सकते हैं कि उसका सेफ गार्ड है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो प्रोवाइड करती है, आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि ये चीज़ जो है वो इनकॉन्ट्रोवर्ट है या कॉन्ट्रोवर्स है जी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यू शुड नॉट अवेल दिस पॉइंट, यू शुड नॉट अवेल दिस एक्ट। ठीक है, तो वो कहता है जुडिशरी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट सर्व एज अ सेफगार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया। ये तो था जी जुडिशियल रिव्यू, जिससे हमें पता चल गया। अभी हमने 4-5 पॉइंट जब एक्सट्रैक्ट किए हैं जुडिशियल रिव्यू, हमने क्या कहा कि ये कोर्ट की पावर है। किस चीज़ की पावर है? ये लेजिस्लेटर की, एग्जीक्यूटिव की, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की या पब्लिक अथॉरिटीज़ के एक्शन को जो एग्जामिन करने की पावर है उसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और ये जो पावर है ये एक्सरसाइज क्यों की जाती है? ये जितने भी एक्ट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं या जितने एक्शन किए जा रहे हैं इन तमाम अथॉरिटीज़ के थ्रू, वो जो है वो कंसिस्टेंट रहें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या हायर लॉज के साथ, यानी कि वो इनकॉन्ट्रोवर्स ना हो कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर उसने कहा कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम लोग को जो है वो पता चलता है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपनी लिमिट्स का पता चल जाता है कि वो लिमिट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब की हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड के अंदर कि जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंटरप्रिटेशन है या इंटरप्रेटर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करने वाला जुडिशरी जो है वो जुडिशरी के पास पावर होती है इंटरप्रिटेशन की, और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जी कौन सी जो चीज़ है वो लॉफुल है और कौन सी जो है वो इलीगल या अनलॉफुल है। ये तो था जी बेसिक समझने के, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दी जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू का और कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको इसके अंदर से कोई भी टॉपिक आ जाए तो बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देन कुछ रेफरेंस लेके भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का रेफरेंस दिया जाता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो फिर आपको एक केस और डिस्कस करना पड़ता है, मैलबरी वर्सेस मेडिसन। इसी तरह अगर आपको और जुडिशियल रिव्यू का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस का जो है वो पूछा जाता है, वो है जी मैकॉले वर्सेस मैरीलैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, इसका रेफरेंस लेकर जुडिशियल रिव्यू पूछा जाता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का कोर कॉन्सेप्ट या कोर आइडिया उनको बता देना है कि जुडिशियल रिव्यू एज इटसेल्फ क्या चीज़ होती है। देन फिर जुडिशियल रिव्यू या वो कोर आइडिया किस तरह से स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक लीडिंग केस के साथ जो है वो रिलेट आ रहा है, वो आगे से आप डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हमने अब देख लेंगे इसके एम्स, जुडिशियल रिव्यू के एज इटसेल्फ एम्स क्या होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं। तो वो कहता है टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वही बात कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन कौन करता है? जुडिशियल रिव्यू या जुडिशरी या फिर कह सकते हैं कोर्ट। ठीक है, फिर वो कहता है टू इंश्योर द लीगैलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, वही जो पर हमने कोर कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया या इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस कर लिया कि ये जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एक्शंस होंगे या एक्ट्स होंगे उनको लीगलाइज करेगा, उनकी लीगैलिटी के अंदर हेल्प आउट करेगा, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लीगलाइज करवाएगा। ठीक है, देन फिर जी ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टीज को। देन फिर जी ये मेंटेन करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स को। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली किया ही इसलिए जाता है कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी एज इटसेल्फ अपने आप को ऑल इन हिज पावर ना समझ लें, उनके ऊपर एक जो है वो कह सकते हैं कि सुप्रीम पावर कहा जाता है इसको, जिसके थ्रू जो है वो इनको बताया जाता है कि आपकी लिमिट्स हैं, इसके अंदर रहकर आपने काम करने हैं। ठीक है, फिर वो कहता है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, वही जो बात अभी मैंने आपको पहले बताई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि जी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी को कोई जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रही है या कोई अपनी पावर एक्सरसाइज कर रही है, तो वो ऑल इन हिज पावर ना अपने आपको समझे, उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम पावर जो है वो जुडिशरी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके सिग्निफिकेंस की तरफ या इंपॉर्टेंस की तरफ। तो वो कहता है द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ। यानी कि बेसिकली ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए। ये एम से हमें पता चल गया कि ये रूल ऑफ लॉ को जो है वो प्रिवेल करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को भी इनहांस करता है या एस्टैब्लिश करता है या इंश्योर करता है। देन फिर कहता है कि प्रिवेंट एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्री पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। आर्बिट्री पावर वही बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन होने के बावजूद कोई इंसान अपने आप को ऑल इन हिज पावर नहीं समझेगा या पावर का यूज नहीं करेगा। दिस इज नोन एज आर्बिट्री पावर, कि आर्बिट्री पावर ना हो, वो इंसान अपनी मर्जी से अपने काम काज ना करे, कोई इंसान जो है वो कानून के खिलाफ जाकर एक्ट ना कर सके। अब हमें पता चल गया ये तो बेसिक चीजें थी जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड थी। अब आपको कुछ रेफरेंसेस देकर बताया जाता है या सिंपली आपको रेफरेंस देने पड़ते हैं, आपको हाईलाइट करना पड़ता है इसकी सिग्निफिकेंस को, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है या इनोवेशन करनी पड़ती है। तो वो हम करते हैं जी कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ था 1803 के अंदर जुडिशियल रिव्यू का द लीडिंग केस इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस मैलबरी वर्सेस मेडिसन, जो मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ डिस्कशन आपको बता दिया था। अब हम सबसे पहले इस केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। केस लॉ के अंदर सबसे पहले हम लोग समरी को डिस्कस करते हैं। समरी से मुराद है कि हम देख लेंगे कि बेसिकली इसका मेन मकसद क्या था। वही बात जिस तरह हमने जुडिशियल रिव्यू का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा था, समझ लें इसी तरह हम इसकी एक समरी लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये लीडिंग केस जो है वो किस स्पेसिफिक पॉइंट्स की हमें जो है इंटरप्रिटेशन करेगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन देगा या इसका बेसिक आइडिया क्या था। तो वो कहता है कि मैलबरी वर्सेस मेडिसन 1803 was a landmark decision by the US Supreme Court establishing the principle of judicial review, the power of federal court to declare legislative and executive act unconstitutional। वही जिस तरह हमने पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन करता है और दूसरा जी अब्यूज ऑफ पावर को रोकता है, और हमने कहा था कि जी क्या करता है तीसरी बात कि ये सुप्रीमेसी करता है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। इसी तरह उन्होंने कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या किया था, कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए थे इस केस लॉ के थ्रू, किसके? जुडिशियल रिव्यू के, जिसके अंदर उसने कहा था कि जो फेडरल कोर्ट है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्ट को या लेजिस्लेटिव एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सके। वही बात है जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर जो है वो सुप्रीम पावर है या सुप्रीम अथॉरिटी है। तो अगर ये किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है तो वो एक्ट जो है वो सीज कर दिया जाएगा। अब कुछ की फैक्ट्स थे इस
केस लॉ के। तो पहला के जी ऑथराइज किसने किया था, तो ऑथराइज किया गया था जी चीफ जस्टिस जॉन मार्शल के थ्रू। फिर पिटिशनर कौन थे जी, विलियम मेरब्रे। रिस्पोंडेंट कौन थे जी, जेम्स मैडिसन। और इसकी होल्डिंग क्या थी, होल्डिंग ये थी कि जुडिशियल रिव्यू को एस्टैब्लिश करना ओवर द एक्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस से मुराद है जी पार्लियामेंट, यूएस के अंदर कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेटर के ऊपर जो है वो जुडिशियल रिव्यू को प्रिवेल करवाने के लिए ये जो है वो केस लॉ को डिस्कस किया गया था कि किस तरह से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ओवर जो है वो जुडिशियल रिव्यू या जुडिशरी पावर जो है वो प्रिवेल करेगी। अब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। बैकग्राउंड के अंदर वो कहता है, इन द फाइनल डेज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एडम्स सेवरल अपॉइंटमेंट्स वर मेड। वन ऑफ द अपॉइंटी वाज विलियम मेरब्रे हु वाज अपॉइंटेड जस्टिस ऑफ पीस फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। पहले हमने पढ़ लिया कि जो हमारे पास पिटिशनर है वो है विलियम मेरब्रे यानी कि मुद्दई कौन था, विलियम मेरब्रे। अब विलियम मेरब्रे मुद्दई क्यों हुआ, ये हमें बैकग्राउंड से पता चला कि उसने कहा कि जॉन एडम जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स की थी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट डे पर, ठीक है। तो जिसमें से एक अपॉइंटी जो था ना वो था जी विलियम मेरब्रे, जो कि पिटिशनर है इस केस का। वो पिटिशनर क्यों बना, क्योंकि उसको अपॉइंट किया गया था जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर। अब जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर उसको जब अपॉइंट किया गया तो इसकी कमीशन जो है वो साइन जरूर होगी थी, सील भी होगी थी, लेकिन इसको डिलीवर नहीं की गई। अब वो जो डिलीवर नहीं हुई उसकी वजह से जब न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आई प्रेसिडेंट के तौर पे थॉमस जेफरसन, उन्होंने जो है वो अपने सेक्रेटरी के थ्रू इसकी जो वो डिलीवर करनी थी ना एडमिनिस्ट्रेशन या कमीशन डिलीवर होनी थी, उसको उन्होंने जो है वो रोक दिया था और उन्होंने अपने सेक्रेटरी को मना कर दिया था कि आप जो है वो कमीशन को डिलीवर नहीं करेंगे। ये कमीशन डिलीवर ना होने की वजह से ही ये जो विलियम मेरब्रे है इसने जो है वो फाइल किया था, सूट फाइल किया था फॉर द कमीशन। तो फिर उसने कहा कि पिटीशन की गई थी, पिटीशन ऑफ रिट मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस। अब रिट ऑफ मैंडेमस का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, वैसे तो मैं भी आपको पता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से डिस्कस करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है वो ओवरव्यू करने में हेल्प आउट रहे, यानी कि कंप्लीट क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए कि बेसिक आइडिया क्या था और किस तरह से जो है ये लीडिंग केस है वो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ यूएस के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। तो ये रिट ऑफ मैंडेमस वो रिट है, a command issuing from the High Court of Justice directing any person to do any particular act therein specified which pertain to his office and is in nature of a public duty। इस रिट का बेसिक पर्पस ये है कि जो बाउंड किया जाता है किसी इंसान को कि वो अपने जो है वो ऑफिस से रिलेटेड काम को जो है वो या ऑफिस वर्क को एक पब्लिक ड्यूटी के तौर पर जो है वो सर अंजाम दे। तो इस रिट के तहत जो है वो पिटीशन की गई थी और जो पिटीशनर है उसने रिट फाइल की थी, रिट ऑफ मैंडेमस। उसने कहा था कि इसके थ्रू जो है वो बाउंड किया जाए उस सेक्रेटरी को कि वो कमीशन को जो है वो डिलीवर करे। सो वो कहता है कि मेरब्रे पिटीशन द यूएस सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ रिट ऑफ मैंडेमस कंपेलिंग मेडिसिन टू डिलीवर द कमीशन। वही बात है, उसने कहा कि वो समझ लें कि वो ये कहना चाह रहा था कि मेरब्रे जो है उसकी डिमांड जस्ट ये थी कि मैंडेमस की रिट के थ्रू जो ये कहती थी कि किसी इंसान को बाउंड किया जाए कि वो अपने दफ्तरी काम को या अपने जो है ऑफिस के काम को या ऑफिस से रिलेटेड काम को जो है वो अपनी पब्लिक ड्यूटी समझकर काम को सर अंजाम दे। उसने कहा कि जब उसको कमीशन सील हो गई थी या कमीशन जो है वो साइन कर दी गई थी तो उसको डिलीवर भी करना चाहिए था। तो इसलिए वो कहता है कि उसको बाउंड किया जाए मेडिसिन को ताकि वो मेरी कमीशन को जो है वो डिलीवर करे एज अ जस्टिस ऑफ पीस। तो फिर कुछ इशूज आए थे, इशूज अराइज कुछ ये हुए थे कि कोर्ट के फैसले से पहले कुछ इशू अराइज हुए। वो ये था कि पहली तो बात ये पता किया जाए कि मेरब्रे जो पिटीशनर है विलियम मेरब्रे, जिसको अपॉइंटी भी कहा गया था ऊपर, जिसका कमीशन जो है वो रोक दिया गया था, डिलीवर नहीं किया गया था, उन्होंने कहा क्या उसके पास लीगल राइट है उस कमीशन के लिए। दूसरा सवाल ये उठाया गया था कि अगर उसके पास ये लीगल राइट है तो क्या इस लीगल राइट के लिए लॉ को कोई रेमेडी प्रोवाइड करेगा। देन फिर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैंडेमस रिट को जो है वो इशू कर सकता है इस केस के अंदर। फिर आया था जी कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट का डिसीजन कुछ यूं आया था कि ये जो कोर्ट था मैंने आपको जैसे पहले ऊपर बता दिया की फैक्ट्स के अंदर, इसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे जी जॉन मार्शल। उन्होंने कहा था कि मेरब्रे के पास राइट है, मेरब्रे का लीगल राइट है। तो जब लीगल राइट होता है ऑब्वियसली उसके पास लीगल रेमेडी भी होती है। जब फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ उसका आंसर ये आया कि उसके पास लीगल राइट है तो ऑब्वियसली डिटरमाइन हो गया वेयर देयर इज अ लीगल राइट देयर इज अ लीगल रेमेडी, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो अब हम डिसीजन में देखते हैं। वो कहता है मेरब्रे हैड अ राइट, किस तरह से राइट है, वो कहता है द कमीशन हैड बीन लीगली कंप्लीटेड व्हेन साइंड एंड सील्ड देयरफॉर मेरब्रे हैड अ वेस्टेड लीगल राइट। उसने कहा कि आप कमीशन के लिए इसके पास लीगल राइट इस तरह से आ गया कि वो कमीशन लीगलाइज हो गई थी, वो साइन हो गई थी, वो सील हो गई थी, लेकिन वो इसको डिलीवर नहीं थी हुई, इसलिए इसके पास लीगल राइट अराइज हो गया क्योंकि इसके नाम के लिए वो कमीशन जो है वो साइन हो गई थी। अब जब लीगल राइट अराइज हो गया तो लीगल रेमेडी भी होगी। जब भी इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स होता है तो जो है वो एंटाइटलमेंट ऑफ लीगल रेमेडी भी होती है। तो वो कहता है देयर इज अ लीगल राइट देयर मस्ट बी अ लीगल रेमेडी। देन फिर आगे अगला जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था कि जी क्या उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करेगी इस केस के अंदर, यानी कि मेरब्रे के मुताबिक क्या मेडिसिन को जो है वो बाउंड किया जाएगा कि वो अपनी जो ड्यूटी है या वो अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है उसके लिए बाउंड है कि वो डिलीवर करे उस कमीशन को। तो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट ग्रांट रिलीफ। उसकी वजह से कहा कि द प्रोविजन ऑफ जुडिशरी एक्ट 1789 गेव द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस वाज इनकॉन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं रही थी कि वो रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सके। वो किस एक्ट के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वो एक्ट था जी जुडिशरी एक्ट 1789, जिसके थ्रू ओरिजिनली तौर पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकती। उसने कहा देयरफॉर द स्टेट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। दिस स्टेटमेंट एस्टैब्लिश्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एम्पावरिंग कोर्ट्स टू इनवैलिडेट लॉ कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से उसने कहा कि इस स्टैट्यूट को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कर दिया गया था और ये स्टेटमेंट एस्टैब्लिश किया था जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्राइन को, जिसने कोर्ट को एम्पावर किया था कि किसी लॉ को इनवैलिडेट कर दे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इनकॉन्ट्रोवर्स होगा। ये तो था जी डिसीजन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हम इसको जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है लीडिंग केस कह रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कहता है कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंस केस ने जुडिशियल रिव्यू को एस्टैब्लिश किया था। अनदर इंपॉर्टेंस कंफर्म द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कर दिया गया था इसके डिसीजन के थ्रू। एंड द अनदर इंपॉर्टेंस इसके जुडिशरी को जो है वो इंटरप्रेटर कह दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। देन द अनदर इंपॉर्टेंस इसके इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट को स्ट्रेंथ कर दिया गया था। फिर एक और इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस था वो ये था कि ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फाउंडेशन बन गया था, ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फाउंडेशन बन गया था। ये तो थी केस लॉ मेरब्रे वर्सेस मेडिसन की डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट रीडिंग केस। अनदर इंपॉर्टेंट रीडिंग केस मैकॉले वर्सेस मेरीलैंड 1819। सो फर्स्ट वी डिस्कस द समरी। सो वो कहता है कि मैकॉले वर्सेस मेरीलैंड 1819 इज अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस दैट firmly established the implied power of Congress। वही बात जो हमने कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट एक और इसने काम किया था कि इसने लीगल प्रिंसिपल नेशनल सुप्रीमेसी को फेल करवाया था ओवर स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। तो बैकग्राउंड में वो कहता है कि मेरीलैंड इम्पोज्ड द स्टेट ऑफ मेरीलैंड इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन द बैंक। जेम्स मैकॉले अ कैशियर ऑफ द बैंक बेल्टिमोर ब्रांच रिफ्यूज्ड टू पे द टैक्स। अब एक स्टेट थी जिसका नाम था जी मेरीलैंड और वो मेरीलैंड स्टेट के साथ फिर जो है वो मैकॉले एक जो बैंक के कैशियर था उसका कुछ कॉन्ट्रोवर्स हुआ था जिसके थ्रू हमें ये पता चला था
कि लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटर उसके पास भी कुछ इम्प्लाइड पावर्स होती हैं। जब भी उसको रीजनेबली नेसेसरी या रीजनेबल जो है वो जजमेंट करनी पड़ती है तो उसके पास एक इम्प्लाइड पावर आ जाती है। तो उसके लिए उसने कहा कि बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर ये क्या इनकी हिस्ट्री क्या है। तो एक स्टेट थी जी मैरीलैंड जिसने एक बैंक के ऊपर जो है वो टैक्स इंपोज किया था और वो टैक्स पे करने के लिए मैं कॉलेज जो कि उसका एक कैशियर था उस बैंक की ब्रांच का उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब मैरीलैंड ने कुछ आर्गूमेंट्स दिए थे उस रिफ्यूजल के लिए। उसने कहा कि कांग्रेस हैड नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश अ नेशनल बैंक। अब उसने अपने दिफा के लिए कहा कि कोई भी पार्लियामेंट जो है ना उसके पास आईनी हैसियत नहीं है कि वो कोई एक नेशनल बैंक बना सके। इसी वजह से स्टेट जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकती है जो कि उसके इलाके के अंदर होगा। स्टेट को उसने कह दिया था कि स्टेट जो है उसके पास सुप्रीमेसी है यानी कि नेशनल सुप्रीमेसी को उसने जो है लीगल प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया था। इसने कहा था स्टेट गवर्नमेंट के पास एक ये राइट है कि वो ऑपरेट कर सकती है टैक्स जो भी उसकी टेरिटरी के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशन आता है। अब कोर्ट ने कुछ फिर इशूज अराइज हुए कोर्ट के पास डिसीजन जाने से पहले उसने कहा कि कांग्रेस के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि वो कोई एक नेशनल बैंक बना सके। दूसरा उसने कहा कि क्या स्टेट के पास भी ये पावर है कि वो एक फेडरल इंस्टीट्यूशन को जो है वो यानी कि सूबाई इदारे को जो है टैक्स इंपोज कर सकती है एक रियासत। अब डिसीजन किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ या अंडर द ऑथराइज्ड अथॉरिटी चीफ जस्टिस जॉन मार्शल जिन्होंने ये जजमेंट डिलीवर की थी। सबसे पहले उन्होंने आंसर किया था इस इशू का कि क्या कांग्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रखती है नेशनल बैंक क्रिएट करने के लिए। तो उसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो किसी भी बैंक की क्रिएशन कर सकती है बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब इस तरह से डिस्क्राइब किया गया इस सिनेरियो को इस तरह से क्रिएट किया गया। उन्होंने कहा कि ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एक्सप्रेसली ऑथराइज कांग्रेस टू एस्टैब्लिश अ बैंक सच अथॉरिटी वाज इम्प्लाइड अंडर द नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लाउज। वैसे उसने कहा कि एक्सप्रेसली अगर हम देखें तो उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है कि वो किसी बैंक को एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन इम्प्लाइड पावर है। इम्प्लाइड पावर से मुराद है ऑन द टाइम ऑफ नेसेसिटी या प्रॉपर क्लाउज के थ्रू ये किसी पावर को अगर एक्सरसाइज करती है तो दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड पावर। तो उस इम्प्लाइड पावर के थ्रू जो है वो नेशनल बैंक को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, उसने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट कांग्रेस पोजेस नॉट ओनली एक्सप्रेस पावर बट आल्सो इम्प्लाइड पावर नेसेसिटी टू कैरी आउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन यानी कि अपने आईनी काम करने के लिए अगर उसी किसी जरूरत पड़ने पर कोई जगह अपनी पावर को इम्प्लाइड पावर के तौर पर यानी कि एक्सप्रेस करना पड़ता है तो उसके पास पावर है। ठीक आता था जी कि क्या फेडरल इंस्टीट्यूशन के ऊपर स्टेट टैक्स पे कर सकती है या इंपोज कर सकती है। तो उसने कहा कि मेलबर्न कुड नॉट टैक्स द बैंक कि मेलबर्न के पास पावर उसने कहा कि नहीं है यानी कि किसी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो किसी फेडरल इंस्टीट्यूशन को जो है वो टैक्स इंपोज कर सके। द कोर्ट रूल्ड दैट अ स्टेट कैन नॉट टैक्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज अलाउइंग स्टेट टू टैक्स फेडरल इंस्टीट्यूशन वुड एनेबल देम टू इंटरफेयर विद फेडरल अथॉरिटीज। कि अगर एक स्टेट किसी फेडरल इंस्टीट्यूशन के ऊपर टैक्स इंपोज कर रही है अगर उसको इस चीज़ की इजाजत दे दी जाती है तो इसका मकसद ये है कि वो फेडरल अथॉरिटीज के साथ भी कल को इंटरफेयर करेगी उनके मामला में इंटरफेयर करेगी। इस वजह से इस फेडरल नॉन इंटरफेरेंस को प्रिस्क्राइब करने के लिए या प्रेफर करने के लिए मेलबर्न को जो है उन्होंने कहा था कि ये इंपोज नहीं कर सकता बैंक के ऊपर टैक्स को। अब इस केस लॉ के बाद कुछ प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हुए थे इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो वो कौन से प्रिंसिपल थे जो एस्टैब्लिश हुए थे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। वही बात की जरूरत पड़ने पर उसके पास कोई पावर जो है वो आ जाती है या वो किसी पावर को जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है जरूरत पड़ने पर। कांग्रेस ने एक्सरसाइज पावर रीजनेबली नेसेसिटी टू इंप्लीमेंट दिस इनएमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन पावर। अनदर थिंग इज फेडरल सुप्रीमेसी यानी कि फेडरल लॉ को जो है वो सुप्रीम कर दिया गया था स्टेट लॉ के ऊपर। फिर जी कुछ लिमिटेशन की गई थी स्टेट अथॉरिटी की जिसके थ्रू उसने कहा था कि स्टेट जो है वो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट की एक्शन को ना इम्पीड कर सकती है और ना कंट्रोल कर सकती है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जिस केस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री के अंदर कि इसने फेडरल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया था, इसने डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया था, इसने फेडरल लॉ की सुप्रीमेसी को स्ट्रेंथन किया था और फेडरल लॉ की सुप्रीमेसी को इन्फोर्स किया था। और इसी केस लॉ के थ्रू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इस केस लॉ की। अब हम जनरली तौर पे इन दोनों केस लॉ की एनालाइजेशन के थ्रू इसके कल्मिनेशन को देख लेते हैं, इसकी समरी को देख लेते हैं या इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं। तो आउटकम कुछ इस तरह से है या इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से है। वो कहता है द डिसीजन इन मेलबर्न वर्सेस मेडिसन एंड मैकॉले वर्सेस मैरीलैंड आर अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसने कहा इन दोनों के डिसीजन सिग्निफिकेंट जजमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। फिर उसने कहा कि अब हम सेपरेटली इन दोनों को डिस्कस करके बता देते हैं। तो वो कहता है कि हमने क्या अखज़ किया मेलबर्न वर्सेस मेडिसन से कि इसने डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एस्टैब्लिश किया। किस तरह से एस्टैब्लिश किया कि जुडिशरी को जो है इसने गार्डियन कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर जी हम मैकॉले वर्सेस मैरीलैंड का देख लेते हैं। वो कहता है कि इसने फेडरल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया था लेकिन किस तरह से स्ट्रेंथन किया था कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के डॉक्ट्राइन के थ्रू और फेडरल सुप्रीमेसी के थ्रू। फिर हमने कहा कि इन दोनों केसेस को अगर इकट्ठा देखा जाए वो कहता टुगेदर दीज केसेस लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के इन दोनों केसेस के थ्रू हमने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की फाउंडेशन की है और जुडिशियल कंट्रोल भी प्रिवेल करवाया है ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के ऊपर जो है जुडिशियल पावर जो है वो सुप्रीम पावर है। तो ये था जी जुडिशियल रिव्यू। अगर आपने चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एंड डू कमेंट फॉर योर डिजायर वीडियो एंड कीप अवेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।